आज हम लेकर आ चुके हैं सोलो लेवलिंग सीजन 3 के एपिसोड 9 को। और आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है क्योंकि अब सोलो लेवलिंग की दुनिया में मोनार्क्स का आना स्टार्ट हो चुका है। हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा था कि जिन्वू इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस में कोरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए अमेरिका आता है, लेकिन अमेरिका आते ही डोंगसू अपने भाई की मौत का सच जानने के लिए जिन्हो को किडनैप कर लेता है, जिसके बाद जिन्हो को बचाने के लिए जिन्वू डोंगसू को ढूंढकर उसे बुरी तरह खत्म कर देता है। डोंगसू को बचाने के लिए नेशनल लेवल हंटर थॉमस आंद्रे बीच में आता है, लेकिन जिन्वू उसे भी इतनी बुरी तरह है कि उसे खुद अपनी हार माननी पड़ती है। थॉमस इतना ज्यादा डैमेज हो जाता है कि उसे हीलर हंटर्स भी हील नहीं कर पा रहे थे और अंत में हमने देखा था कि जिन्वू डोंगसू को मारने के बाद उसे भी अपना शैडो सोल्जर बना लेता है। तो चलिए अब हम आगे की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थॉमस की फाइट के अगले ही दिन इंटरनेशनल गिल्ड मीटिंग होती है जहां सभी नेशन के हंटर्स आए हुए होते हैं। जिन्वू देखता है कि पूरी जगह रिपोर्टर्स से भरी हुई है। तब फेडरल ब्यूरो से ये आदमी जिन्वू को बताता है कि शायद रिपोर्टर्स को कल की फाइट के बारे में पता लग चुका है, इसीलिए अब आपके लिए स्पॉटलाइट से बचना मुश्किल होगा। जिन्वू अब सीधे गिल्ड कॉन्फ्रेंस मीटिंग वाले रूम में पहुंच जाता है। जिन्वू के आते ही सभी देश के हंटर्स उसे घूरने लगते हैं। वहां के सभी हंटर्स को पता चल चुका है कि उसने थॉमस आंद्रे को हराया है और उसने जापान के एस रैंक मिशन को भी पूरा किया है। वहां सभी हंटर्स हैरान थे कि उसने उस थॉमस को मार गिराया जो एक किंग की तरह दूसरे हंटर्स पर राज करता था। जिन्वू अब अपनी सीट पर बैठ जाता है। सभी देश के हंटर्स अब मीटिंग में आ चुके थे, जिसके बाद वहां हंटर एसोसिएशन का एक साइंटिस्ट डॉक्टर बेल्जर आता है। वो सबसे बोलता है कि आपको ये पता होगा कि दुनिया भर में गेट्स और पावरफुल बीस्ट के नंबर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन आप में से बहुत ये नहीं जानते हैं कि हमने आसमान में कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी का पता लगाया है। वो बताता है कि एटमॉस्फेयर से माना बहुत ज्यादा अब्सॉर्ब्ड होता जा रहा है, मतलब कोई ऐसी चीज है जो माना को एटमॉस्फेयर से अब्सॉर्ब कर रही है और वो इस पर्टिकुलर टाइप के माना को मैजिस्फीयर नाम देता है। इसके बाद बेल्जर बताता है कि मैजिस्फीयर कुछ कंट्रीज के ऊपर देखने को मिल रहा है और ये 9 एरिया में ज्यादा दिख रहा है और साउथ कोरिया एक ऐसी जगह है जहां पर मैजिस्फीयर सबसे ज्यादा है, मतलब वहां सबसे ज्यादा माना एब्सॉर्ब हो रहा है। सभी लोग जिन्वू को घूरने लगते हैं क्योंकि साउथ कोरिया वही जगह है जहां पर जिन्वू रहता है। तब बेल्जर बोलता है कि हर किसी को जिन्वू को घूरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो मैजिस्फीयर को कंट्रोल कर सकते हैं तो फिर वो किसी भी हंटर्स के रैंक से ऊपर होंगे। जिन्वू सोचता है कि टोटल 9 जगह, तो क्या इसका मोनार्क्स के नंबर से कुछ लेना देना है? इसके बाद बेल्जर बोलता है कि फिलहाल मैजिस्फीयर से डील करने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हम इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन हम इस सिचुएशन को अनदेखा भी नहीं कर सकते हैं। बहुत जल्द ये दुनिया बहुत बड़े बदलाव का सामना करने वाली है। इसके बाद स्टेज में फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स का डायरेक्टर डेविड आता है और बेल्जर से बोलता है कि अगर आपकी प्रेजेंटेशन खत्म हो गई हो तो अब मैं इसके आगे संभाल लूंगा। इसके बाद डेविड सभी हंटर्स से बोलता है कि मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। डेविड सबको बताता है कि लगभग 2 हफ्ते पहले हंटर क्रिस्टोफर रीड को अननोन असेलेंट्स के एक ग्रुप ने मार डाला है। ये सुनकर वहां सभी हंटर्स हैरान हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि किसी ने ऐसे हंटर को मार डाला जो नेशनल लेवल हंटर की पावर्स रखता हो। कुछ हंटर्स जिन्वू को घूरने लगते हैं कि ये वही आदमी हो सकता है जिसने थॉमस को फाइट में हराया था। इसके बाद डेविड बताता है कि हमारे पास एक सस्पेक्ट है और हम ये मानते हैं कि वही इन घटनाओं का जिम्मेदार हो सकता है। जिसके बाद डेविड सस्पेक्ट के रूप में सबको जिन्वू के डैड की फोटो दिखाता है। अपने डैड की फोटो को देखते ही जिन्वू का पारा फिर से हाई हो चुका था। ये बंदे सोच रहे थे कि इस फोटो जैसे फेस का इंसान लगता है इसी रूम में बैठा हुआ है। ये दोनों पीछे से जिन्वू का माना फील कर रहे थे, इसीलिए इन दोनों की फटी हुई थी। वो खुद से बार बार बोल रहे थे पीछे मत देखना, वो बस एक जैसे दिखते हैं। जिन्वू को गुस्सा आ रहा था कि उसके फादर को ही क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि डंजन्स तो रूलर्स कंट्रोल करते हैं। इसके बाद डेविड सबको बताता है कि सस्पेक्ट अमेरिका के एक गेट में पाया गया था और तब से इसे बीस्ट माना गया है जो इंसानी लैंग्वेज बोल सकता है। क्योंकि वो कोरियन बोलता था इसीलिए हमने डोंगसू को उससे पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन पूछताछ के दौरान ही उसने डोंगसू को बेहोश कर दिया और ब्यूरो ऑफ हेडक्वार्टर्स को भी जला दिया था। डेविड बोलता है कि सस्पेक्ट इतना पावरफुल है कि उसने स्कैवेंजर गिल्ड के चीफ मेंबर डोंगसू को हरा दिया था। डेविड बताता है कि मेरा मानना यह है कि सस्पेक्ट की तरह और भी ह्यूमन बीस्ट डंजन से भाग निकले होंगे और सभी एक साथ क्रिस्टोफर को मारने गए होंगे। जिन्वू इस बारे में सोच ही रहा था कि रूलर्स ने उसके डैड जैसा दिखने वाला ही बीस्ट क्यों भेजा, लेकिन तभी उसे डोंगसू की मेमोरी दिखाई देती है जब उसके डैड ने डोंगसू को पीटने के बाद बोला था कि तू कभी भी कोरिया में अपने पैर मत रखना। मैंने ये मेरे बेटे के लिए नहीं बल्कि तेरे लिए बोला है। तुझे कभी भी शांति नहीं मिलेगी, यहाँ तक कि तेरे मरने के बाद भी नहीं। जिन्वू डोंगसू से इस मेमोरी के बारे में कंफर्म करता है। डोंगसू बताता है कि आपका शक सही है मेरे किंग, और अब जिन्वू को कंफर्म हो जाता है कि यही आदमी उसके डैड हैं। इसके बाद डेविड सभी देश के हंटर्स से सस्पेक्ट को पकड़ने के लिए हेल्प मांगता है। तभी एक हंटर बोलता है कि इसका क्या सबूत है कि सस्पेक्ट कोई इंसान नहीं है। तब डेविड बताता है कि उससे निकलने वाली माना वेव बीस्ट के बराबर की थी। दूसरा हंटर पूछता है कि पूछताछ के दौरान सस्पेक्ट ने बोला था कि वो एक इंसान है जो डंजन में लापता हो गया था। तो क्या सस्पेक्ट जो इंसान होने का दावा कर रहा था, तो क्या वो इंसान सच में एग्जिस्ट करता था? तब डेविड बताता है कि हाँ, ऐसा इंसान सच में था। तब वो हंटर पूछता है कि तो फिर आपने उस इंसान की आइडेंटिटी रिवील क्यों नहीं की? तब डेविड अपना सिर झुकाते हुए बताता है कि यहाँ मौजूद
हंटर्स में से एक से उसका कनेक्शन है, इसीलिए हमने इस इंफॉर्मेशन को लीक नहीं किया। इसके बाद चाइना का नेशनल लेवल हंटर लियू जिगांग पूछता है कि क्या उसकी आइडेंटिटी उसे ढूंढने में काम नहीं आएगी मिस्टर डेविड, क्या आप इस बारे में एग्री नहीं करते हैं? वो डेविड से बोलता है कि मैं आपसे डायरेक्ट सवाल करता हूँ, क्या उस बीस्ट का रिलेशन जिन्वू से है? जिगांग ने डेविड के लिए अब सच बोलने के अलावा कोई रास्ता नहीं छोड़ा था, इसीलिए वो अब सबको बताता है कि सस्पेक्ट ने यह दावा किया था कि वो मिस्टर जिन्वू के डैड हैं। ये सुनते ही सभी हंटर्स आपस में बातें करने लगते हैं। इसके बाद जिगांग जिन्वू से बोलता है कि अगर सस्पेक्ट तुम्हारा लापता पिता निकला तो तुम क्या करोगे, और अगर हंटर्स उन्हें हंट करने की कोशिश करेंगे तब तुम क्या करोगे? तब जिन्वू बोलता है कि हंटर्स के लिए हंट करना आम बात है, इसीलिए अगर सस्पेक्ट कोई बीस्ट हुआ तो मैं खुद उसे मार दूंगा, और अगर वो सच में मेरे फादर निकले, कोई बीस्ट नहीं, तो मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे मेरे खिलाफ दुनिया के सारे हंटर्स क्यों ना हो। जिन्वू अब कॉन्फ्रेंस से बाहर निकलता है, जहां एडम उससे पूछता है कि क्या आप सच में अंदर सीरियस थे? जिन्वू हाँ बोलता है। तब एडम बोलता है कि मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूं कि आपने 120 कंट्रीज के 500 टॉप रैंक हंटर्स के सामने ऐसा बोल दिया, क्योंकि केवल एक ही हंटर है जो ऐसा बोलकर कहीं से भी निकल सकता है। जिन्वू पूछता है कि वो कौन है। तब एडम थॉमस के बारे में बोलता है कि फिलहाल वो अभी हॉस्पिटल में पड़ा है। इसके बाद एडम जिन्वू से डिनर पार्टी के बारे में पूछता है। वो बताता है कि ब्यूरो ने सभी को एक साथ लाने के लिए बहुत मेहनत की है, इसीलिए अगर आप बिजी नहीं हैं तो सबके साथ डिनर करने के बारे में क्या ख्याल है? तभी जिन्वू के पास लियू जिगांग आता है और वो चाइनीज में कुछ बोलने लगता है। एडम जिन्वू को बताता है कि वो बोल रहा है कि उसने एक जायंट को चाइना में मारा था जो आपसे बचकर जापान से भाग गया था। जिन्वू एडम से बोलता है कि क्या तुम चाइनीज भी बोल सकते हो? तब एडम बताता है कि मैं एशियन रीजन का इंचार्ज हूँ, इसीलिए मैं सारी एशियन लैंग्वेज को कुछ हद तक समझ सकता हूँ। इसके बाद एडम दोनों के लिए ट्रांसलेट करने लगता है। जिगांग बताता है कि वो हैरान है कि जायंट इतना पावरफुल था और पानी में उन जैसे बीस्ट को मारना कितना डिफिकल्ट होता है। एडम जिन्वू को बताता है कि लियू जिगांग कब से आपसे मिलना चाहता था। वो उस हंटर के बारे में जानने के लिए क्यूरियस था जो इतने पावरफुल जायंट्स को हराने में केपेबल है। जिगांग हाथ बढ़ाते हुए बोलता है कि मुझे खुशी है कि आपने थॉमस को उसकी जगह दिखा दी। जिन्वू को भी लियू जिगांग इंटरेस्टिंग लगता है और वो उससे हाथ मिला लेता है, जिसके बाद जिगांग वहां से जाने लगता है। एडम जिन्वू को बताता है कि उसने बोला कि वो आपसे कभी फाइट नहीं करना चाहेंगे, इसीलिए वो उम्मीद करते हैं कि सस्पेक्ट आपके फादर ना हो। तभी जिन्वू के पास डेविड आता है और उसे अपने साथ सेलनर के पास ले जाता है। जिन्वू पहचान जाता है कि ये वही लेडी है जो हंटर्स की पावर अपग्रेड करती है। जिन्वू को समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ क्या कर रही है। इसके बाद सेलनर जिन्वू को बताती है कि हर रात उसे एक सपना आ रहा है कि किसी के द्वारा ग्रेटेस्ट हंटर्स को खत्म किया जा रहा है, और फिर कुछ दिनों बाद वो सपना रियलिटी में बदल जाता है। तब जिन्वू पूछता है कि क्या क्रिस्टोफर के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था? डेविड जिन्वू को बताता है कि हमने क्रिस्टोफर को वार्न किया था, लेकिन उसने हमारी बात नहीं सुनी। सेलनर बताती है कि हमारे वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने वाले हंटर्स मरते रहेंगे और जो क्रिएचर उन्हें हंट कर रहे हैं वो किसी भी तौर पर नहीं रुकेंगे। तब जिन्वू बोलता है कि तो क्या आप मुझे भी केयरफुल रहने की वार्निंग देने आई हैं? सेलनर बताती है कि नहीं, मैं चाहती हूं कि आप हंटर्स को प्रोटेक्ट करें। सेलनर बताती है कि मैंने बार बार सपने में अटैक करने वालों का फेस याद रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रही, इसीलिए मैंने अपनी पूरी एबिलिटी का यूज करके ये देखने का डिसाइड किया कि वो कौन थे जिन्हें मैंने आपके अंदर देखा था। सेलनर बताती है कि मैंने पाया कि उनमें लिमिटलेस पावर्स नहीं होती है, और जब मैंने उस चीज की आंखों में देखा तो मेरे पास जागने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। मुझे अभी भी अच्छे से याद है वो आवाज जो उसने मेरे आंखों से मिलते टाइम बोला था। जिन्वू पूछता है कि उसने एग्जैक्टली आपसे क्या बोला था। सेलनर बताती है कि उसने बोला कि वापस चली जाओ और आराम से वॉर का वेट करो। जिन्वू समझ जाता है कि ये उसी रूलर्स और मोनार्क्स की वॉर के बारे में बात कर रही है जो किंग ऑफ जायंट ने बोला था। इसके बाद जिन्वू बोलता है कि इसका आपकी रिक्वेस्ट से क्या लेना देना है। तब सेलनर बताती है कि मैंने आपके अंदर वही पावर्स देखी हैं जो मैं सपने में अटैक करने वालों के अंदर देखती हूँ। तब जिन्वू सोचता है कि उसने मेरे अंदर शैडो मोनार्क की पावर्स देखी थी, और अगर उसके सपने में हंटर्स पर अटैक करने वालों की भी पावर्स ऐसी ही थी तो इसका मतलब हंटर्स पर अटैक करने वाले भी मोनार्क्स होंगे। इसके बाद डेविड बोलता है कि इन क्रिएचर्स की पावर्स हंटर्स से बहुत आगे है, हमें कोई ऐसा चाहिए था जो उनके सामने उनकी बराबरी कर सके। वो बताता है कि पहले जब हमें बताया गया था कि आप ही वो हंटर हैं जो दूसरे हंटर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो हमें यकीन नहीं था, लेकिन कल थॉमस आंद्रे के साथ आपकी फाइट को देखकर हमने अपनी राय बदल ली। डेविड बोलता है कि हमें ये उम्मीद नहीं है कि आप हमारी फ्री में हेल्प करें, हम आपको कुछ भी देने के लिए तैयार हैं, यहाँ तक कि रून स्टोन भी। डेविड बोलता है कि दुनिया के पावरफुल हंटर्स जो इस दुनिया को प्रोटेक्ट करते हैं उनके बिना ये दुनिया बिखर जाएगी, लेकिन जिन्वू उनके ऑफर को मना कर देता है। तब डेविड बोलता है कि क्या ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपके मन में अभी भी आंद्रे के लिए नफरत है? जिन्वू बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अभी तक नहीं जानता कि मुझे किसके खिलाफ लड़ना चाहिए। इसके बाद जिन्वू वहाँ से उठकर जाने लगता है। तब एडम को जिन्वू की वो बात याद आती है जब उसने बोला था कि मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा चाहे मेरे खिलाफ दुनिया के सारे हंटर्स खड़े हों। तभी जिन्वू पीछे मुड़ता है और एडम से बोलता है कि क्या आप मुझे उन हंटर्स की लिस्ट दे सकते हैं जिन्हें वो मुझे प्रोटेक्ट करने को बोल रहे हैं, और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप उस लिस्ट वाले लोगों के साथ एक मीटिंग का इंतजाम कर सकें।
एडम खुश होकर हाँ बोलता है। इसके बाद हम ब्यूरो ऑफ हंटर्स के द्वारा दी गई पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ सभी हंटर्स आए होते हैं। वहाँ जिन्वू जिन्हों से उसकी तबीयत के बारे में पूछता है। वो बताता है कि अब पहले से ठीक हूँ और जब मैंने जाना कि आपने मुझे सिक्योर रखने के लिए थॉमस आंद्रे से फाइट की तो मैं खुशी से रोने लगा था। वहाँ खड़े कुछ हंटर्स जिन्वू और जिन्हों को देखकर बातें कर रहे थे कि जिन्वू अब एक अलग ही लेवल पर है और उसके साथ वही बंदा है जिसके लिए जिन्वू ने थॉमस से फाइट करी। तभी एक हंटर जिन्वू से डील करने के लिए आता है। वो बोलता है कि जापान में आपने जिन जायंट्स को मारा था मैं उनकी बॉडी खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ। जिन्वू उसे बताता है कि बिजनेस का इंचार्ज मेरा वाइस गिल्ड मास्टर है, जिसके बाद जिन्हों उससे डील करने लगता है। इसके बाद एडम जिन्वू को हंटर्स की लिस्ट लाकर देता है। दरअसल ब्यूरो सभी हंटर्स को उनकी अचीवमेंट्स के आधार पर पॉइंट बेस्ड सिस्टम के थ्रू एक रैंक देता है। जिन्वू देखता है कि इस लिस्ट में 10 हंटर्स के पॉइंट्स सबसे ज्यादा हैं। एडम जिन्वू से बोलता है कि अगर आप हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं तो यही वो हंटर्स हैं जिन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आपसे बोला जाएगा, इसीलिए ये लोग आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। जिन्वू पूछता है कि इन हंटर्स में मेरी रैंकिंग क्या है। एडम बताता है कि जायंट्स पर आपके जीतने को ध्यान में रखते हुए आप शायद 3rd या 4th नंबर पर होंगे। जिन्वू देखता है कि 1st प्लेस पर थॉमस आंद्रे है, 2nd प्लेस पर लियू जिगांग, 3rd पर क्रिस्टोफर रीड और 4th प्लेस पर सिद्धार्थ बच्चन। जिन्वू सोचता है कि क्या मुसीबत है, मैं हर एक का नाम याद रखने की बजाय उन सभी के लिए एक एक शैडो असाइन कर दूंगा और ये मेरे शैडो सोल्जर को भेजने के लिए एकदम सही जगह है। इसके बाद जिन्वू वहां खड़े सभी देश के हंटर्स की शैडो में अपने सोल्जर्स को छिपा देता है। जिन्वू सोचता है कि मैं मोनार्क्स से कांटेक्ट करने के लिए हंटर्स का यूज करूंगा, तब मैं बता पाऊंगा कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन, और ये भी पता लगा पाऊंगा कि अपोजिंग साइड से कैसे फाइट करना है। तभी वो देखते हैं कि उनके पास थॉमस आ रहा है। जिन्वू जिंचुल से बोलता है कि चिंता मत करो। थॉमस बोलता है कि जिन्वू मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। मुझे बताया गया है कि इस हाथ को हीलर्स भी ठीक नहीं कर सकते हैं क्योंकि माना का डैमेज बहुत ज्यादा है और डॉक्टर्स ने भी बोला है कि इसे ठीक होने में टाइम लगेगा। तुम न केवल सिर्फ मुझे बल्कि मेरे सभी हंटर्स को खत्म करने में कैपेबल थे, लेकिन उन सभी के दौरान मेरे एक भी आदमी की जान नहीं गई सिवाय डोंगसू के, जिसने सब कुछ शुरू किया था। आखिर क्यों तुमने हमारी जान बख्श दी? तब जिन्वू बोलता है क्योंकि तुम में से किसी ने भी इतना बड़ा क्राइम नहीं किया था कि तुम्हें मौत की सजा दी जा सके। थॉमस जिन्वू की बात समझ जाता है। इसके बाद थॉमस बोलता है कि मैं जानता हूं कि डोंगसू ने बहुत गलत किया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप कम से कम हमें उचित तरीके से उसका फ्यूनरल करने देंगे। थॉमस जाते हुए जिन्वू से बोलता है कि जब मेरा हाथ ठीक हो जाएगा तो हम एक बार खाना खाएंगे। अगर तुम अपना नंबर मेरे मैनेजर को दे दो तो मैं तुम्हारे टच में रहूंगा। उसके जाने के बाद आंद्रे की मैनेजर जिन्वू से बोलती है कि अपने गिल्ड के मेंबर्स की जान बख्शने के लिए वो आपको थैंक्स बोलना चाहते हैं। आपको शायद ऐसा ना लगे, लेकिन वो काफी अच्छे इंसान है। इसके बाद मैनेजर जिन्वू से उसका कॉन्टैक्ट नंबर मांगती है और बोलती है कि आंद्रे आपको गिफ्ट के साथ थैंक्स बोलना चाहेंगे, तो प्लीज आप बताइए कि आपको क्या चाहिए। लेकिन जिन्वू किसी भी गिफ्ट के लिए मना कर देता है। तब मैनेजर बोलती है कि अपने हाईली कम्पिटिटिव नेचर के चलते आंद्रे किसी भी कर्ज को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए प्लीज बताइए कि आपको क्या चाहिए। तब जिन्वू बोलता है कि एक डैगर कैसा रहेगा, जिसके बाद मैनेजर जिन्वू को थैंक यू बोलकर चली जाती है। इसके बाद जिन्वू एडम से बोलता है कि लिस्ट में से एक हंटर गायब क्यों है, मुझे 6th प्लेस का हंटर नहीं दिख रहा है। एडम हैरान था कि इसे कैसे पता चला। इसके बाद एडम जिन्वू को बताता है कि कॉन्फ्रेंस के कुछ दिन पहले हमारा जोनस से कॉन्टैक्ट टूट गया था। ब्राजीलियन गवर्नमेंट सीक्रेटली उसकी तलाश कर रही है, लेकिन अभी भी उसका पता नहीं चला है। तब जिन्वू सोचता है कि क्या उसे पहले ही पकड़ लिया गया है। इसका मतलब अब सिर्फ 10 में से 7 हंटर्स बचे हैं। इसके बाद हमें कोरिया में हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहां गोगनही को दिल की धड़कन की प्रॉब्लम हो रही थी। गोगनही को लगता है कि शायद वो अब अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है। डॉक्टर ने बोला था कि अगर मैंने तुरंत रिटायरमेंट नहीं ली तो 6 महीने के अंदर मेरी डेथ हो सकती है, लेकिन मैं 2 साल बाद भी जिंदा हूं। इसीलिए गोगनही सोच रहा था कि अगर यहीं तक मेरा पहुंचना था तो मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। कम से कम मैंने इतना तो कर ही लिया है। देर रात तक काम करने के बाद गोगनही अब जैसे ही घर जाने की सोचता है, उसे अचानक अपने चारों ओर किसी तरह का बैरियर फील होता है। तभी वो देखता है कि उसके सामने फ्रॉस्ट मोनार्क शिलाद बैठा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो उसके साथ कम्युनिकेट कर पा रहा है। गोगनही उसकी प्रेजेंस को फील नहीं कर पा रहा था। वो समझ जाता है कि वो शिलाद से नहीं जीत पाएगा। इसके बाद शिलाद उसे बताता है कि ये जगह पहले ही पूरी तरह से बाहर की दुनिया से अलग हो चुकी है। दरअसल मोनार्क्स अटैक करने से पहले बैरियर बनाकर ओपोनेंट को किसी और ही डिमेंशन में ले जाते हैं, ताकि उनके ओपोनेंट ना तो भाग सकें ना ही किसी की हेल्प ले सकें। इसी तरह मोनार्क्स ने क्रिस्टोफर को भी मारा था। गोगनही सोचता है कि क्या मैं अभी कोई सपना देख रहा हूँ। तभी शिलाद उसके शोल्डर पर आइस अटैक करता है और बोलता है कि क्या ये दर्द तुझे सपने जैसा लग रहा है। तब गोगनही बोलता है कि मैं समझ गया कि ये रियलिटी है। गोगनही उससे पूछता है कि तुम कौन हो। शिलाद बोलता है कि मैंने तुझे पहचानने की उम्मीद नहीं की थी। मुझे लगता है कि तुम सिर्फ एक इंसान हो। मुझे कमजोरों को रौंदने का कोई शौक नहीं है, इसीलिए दिखा तेरा फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट। दरअसल फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट रूलर्स को बोला जाता है, क्योंकि एब्सोल्यूट बीइंग ने लाइट के टुकड़ों से ही 8 रूलर्स को बनाया था और रूलर्स ने कुछ इंसानों को वेसल बनाकर उन्हें अपनी पावर्स दी है।
है। मोनार्क्स भी इंसानों को अपना वेसल बनाते हैं, लेकिन वो अपने वेसल की बॉडी को पूरी तरह कंट्रोल कर लेते हैं, जबकि रूलर्स अपने वेसल को केवल अपनी पावर्स देते हैं। इसीलिए रूलर्स इंसानी दुनिया में मोनार्क्स से कमजोर रहते हैं। इसके बाद शिलाद बोलता है कि क्या तुझे डर है कि अगर तू अपनी पूरी पावर्स दिखाएगा तो तेरा वेसल टूट जाएगा। तेरा वेसल तो वैसे भी किसी न किसी तरह से खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर तू डर की वजह से छिप रहा है तो फिर तू बात करने के लायक नहीं है। इसके बाद शिलाद गोगनही पर आइस अटैक करता है। गोगनही इस अटैक को रोकता है, लेकिन वो एक्सप्लोड हो जाता है। हालांकि इससे गोगनही को कुछ नहीं होता। शिलाद तुरंत एक और अटैक करता है, जिसे वो एक ही हाथ से रोक लेता है और आगे आते हुए बोलता है कि मैं इंप्रेस हूँ कि तूने मेरे ऑफिस को अलग डायमेंशन में बदल दिया। शिलाद बोलता है कि मैं तुझे बहुत दिनों से खोज रहा था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू एक कमजोर टूटी हुई वेसल के अंदर फंसा होगा और अपनी पावर्स का यूज नहीं कर पा रहा होगा। वो गोगनही को बताता है कि हमने पहले से ही तुम 7 रूलर्स को ढूंढ लिया है और हमने 2 को खत्म भी कर दिया है। शिलाद बोलता है कि मैं तेरे वेसल को बिना किसी अफसोस के खत्म कर दूंगा। तब गोगनही बोलता है कि तो फिर अपनी सबसे अच्छी कोशिश करना, फ्रॉस्ट मोनार्क। तब शिलाद बोलता है कि अगर तू मुझे रोकने की सोच रहा है तो बहुत बड़ा बेवकूफ है, क्योंकि मैंने इस ह्यूमन बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है, जबकि तुम्हारी बॉडी उधार की है। तो क्या सच में तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? जिसके बाद दोनों फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। शिलाद गोगनही को पूरी तरह से फ्रीज करके खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन गोगनही वहां से निकलकर शिलाद को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। शिलाद तुरंत उसके अटैक को डॉज करते हुए काउंटर अटैक करता है, लेकिन गोगनही भी उसके अटैक से बचते हुए उसके सिर पर अटैक करता है, जिसे शिलाद आइस शील्ड से रोक लेता है। गोगनही वापस उस पर अटैक करता है, लेकिन शिलाद तुरंत वहां से पीछे हट जाता है। गोगनही जानता था कि फाइट लंबी चली तो वो जरूर हार जाएगा, इसीलिए वो इस फाइट को जल्दी खत्म करने की सोचता है। दोनों एक दूसरे की तरफ जैसे ही आगे बढ़ते हैं, गोगनही की बॉडी अपने लिमिट तक पहुंच जाती है और गोगनही अपने घुटने पर आ जाता है। शिलाद बोलता है कि क्या तेरा वेसल इतना ही केपेबल है? इसके बाद शिलाद तुरंत स्पीड से आगे बढ़ता है और एक आइस स्पीयर गोगनही के आर पार कर देता है, जिससे वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। इसके बाद शिलाद गोगनही के रूलर से बोलता है कि तुम सबको न्यू वेसल ढूंढने में कई साल लग जाएंगे, लेकिन तब तक हमारी आर्मी पहले से ही यहाँ होगी और तुम लोगों के यहाँ आने से पहले ही हम इस दुनिया को खत्म कर चुके होंगे। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है कि तुम इस दुनिया के लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हो। शिलाद बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम हमें हरा सकते हो और इसीलिए अपना पूरा ध्यान इस दुनिया को बचाने में लगा रहे थे। क्या हम तुम्हें इतने कमजोर दिखते हैं? इसके बाद गोगनही उसके आइस स्पीयर को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुझे क्या लगता है मैंने बिना किसी वजह के ही तुझसे फाइट करने का फैसला किया? तूने एक बहुत बड़ी चीज मिस कर दी है। इसके बाद गोगनही अपनी बची हुई सारी पावर्स का यूज करके इस डायमेंशन के बैरियर पर अटैक कर देता है, जिससे इस डिमेंशन के बैरियर में क्रैक होने लगता है। तब शिलाद बोलता है कि क्या यही तेरा ट्रम्प कार्ड था? अब हम देखते हैं कि बैरियर क्रैक हो जाता है, जिससे बाहर की दुनिया का रास्ता खुल जाता है। शिलाद बोलता है कि तूने ये सब सिर्फ इसके लिए किया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी गोगनही तुरंत जिन्वू के शैडो सोल्जर को सिग्नल देता है, जिसे जिन्वू ने पहले ही गोगनही की शैडो में छिपा रखा था। गोगनही के बोलते ही सोल्जर एंट तुरंत उस होल से बाहर चली जाती है। शिलाद उसे देखकर बोलता है कि एक डंजन का मामूली सा बीस्ट मेरा क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन जैसे ही शिलाद को समझ आता है कि ये कोई मामूली बीस्ट नहीं बल्कि वो शैडो मोनार्क का एक शैडो सोल्जर था, वो पूरी तरह हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि वो तुरंत शैडो मोनार्क को सिग्नल देगा। शिलाद तुरंत उसके पीछे दौड़ता है। एंट बाहर निकलकर अपना काम कर चुकी थी। शिलाद जैसे ही एंट को खत्म करने वाला था, जिन्वू एंट के साथ शैडो एक्सचेंज कर लेता है और उसके अटैक के साथ ही उसका गला भी पकड़ लेता है और पूछता है कि अब तू कौन है बे? एक आइस एल्फ है क्या तू? शिलाद बोलता है कि मैं तुम्हारे अंदर बहुत सारे सोल्जर्स को फील कर पा रहा हूँ शैडो मोनार्क। इतनी बड़ी आर्मी इकट्ठा करने के बावजूद तुमने हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? वहीं जिन्वू सोच रहा था कि मैं भूल ही गया था कि उस बार भी मैं आइस एल्फ से शैडो एक्सट्रैक्ट करने में फेल हुआ था। शिलाद अब अपने मुंह से जिन्वू के हाथ को फ्रीज करने लगता है। वो जिन्वू पर लगातार आइस अटैक करता है, लेकिन जिन्वू पीछे हटते हुए आइस पर खड़ा हो जाता है और सोचता है कि क्या ये मेज है। इसके बाद जिन्वू तुरंत अपने डैगर्स निकालता है और उसके आइस को तोड़ते हुए फाइट के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन शिलाद बोलता है कि आज के लिए इतना ही काफी है, मैं यहाँ अपनी जान को दाव पर लगाने नहीं आया था। जिन्वू हैरान हो जाता है कि ये क्या बोल रहा है। इसके बाद शिलाद बोलता है कि क्या तुम उस इंसान को यहाँ बचाने आए हो? तब जिन्वू को गोगनही के बारे में याद आता है कि जिस एंट को मैंने गोगनही के लिए असाइन किया था, उसी एंट ने मुझे खतरे का सिग्नल दिया था। जिन्वू समझ जाता है कि गोगनही खतरे में है। शिलाद वहां से भागना चाहता था, इसीलिए वो तुरंत आइस स्पीयर बनाता है और बोलता है कि अब तुम क्या चूज करोगे, मेरे साथ फाइट करना या उस इंसान को बचाना? शिलाद तुरंत स्पीयर को गोगनही की तरफ रिलीज कर देता है। जिन्वू उस स्पीयर को रोकने के लिए कमांडर्स अथॉरिटी का यूज करता है, लेकिन नोटिफिकेशन आती है कि कमांडर्स अथॉरिटी आपके इस ओपोनेंट के माना पर काम नहीं करेगी। जिसके बाद जिन्वू तुरंत उसके अटैक पर अपना डैगर फेंकता है, लेकिन शिलाद उसका रास्ता मोड़ देता है। स्पीयर गोगनही को खत्म करने ही वाला था, इसीलिए जिन्वू को खुद आकर उसके अटैक को रोकना पड़ता है। तभी जिन्वू देखता है कि शिलाद पोर्टल बनाकर भाग रहा है, जिसके बाद जिन्वू बहुत सारे डैगर्स निकाल लेता है और डैगर्स रश का यूज करते हुए उसे डैमेज कर देता है। शिलाद हैरान था कि एक सिंपल से वेसल ने मुझे चोट पहुंचा दिया। भले ही शिलाद डैमेज हुआ था, लेकिन उसका पोर्टल
पोर्टल खुल चुका था। शिलाद बोलता है कि अभी के लिए मैं पीछे हट जाऊंगा और उस दिन का वेट करूंगा जब तुम्हारा शैडो एक बार फिर खुलेगा। वो बोलता है कि वो इंसान जल्द ही मर जाएगा और तुम उसे अपना सोल्जर बना लेना और इसे मेरी तरफ से गिफ्ट समझना। जिसके बाद वो हंसते हुए चला जाता है। जिन्वू गुस्से में उसे कमीना बोलता है। जिन्वू सोचता है कि बैरियर की वजह से मुझे इस बारे में पता नहीं चल पाया। जिन्वू अब गोगन ही के पास जाता है और बेरू को बुलाता है। बेरू वहां तुरंत आ जाता है। जिन्वू बोलता है कि उन्हें किसी भी तरह बचाओ। बेरू उसे हील करने लगता है, लेकिन वो जल्द ही बोलता है कि मेरे किंग, मेरा हीलिंग स्पेल काम नहीं कर रहा। जिसके बाद जिन्वू होली वाटर ऑफ लाइफ निकालता है, लेकिन गोगन ही जिन्वू को रोक देता है। वो जिन्वू को थैंक्स बोलता है कि वो उसके लिए यहाँ तक आया। जिन्वू उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलता है, लेकिन गोगन ही बताता है कि कोई फायदा नहीं है। जिस पावर से मुझ पर अटैक किया गया है उसके बारे में इंसान कुछ नहीं कर सकते हैं। उसे इस तरह से देखकर जिन्वू को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। इसके बाद वो जिन्वू से बोलता है कि एक दिन तुम्हें डिसीजन लेना होगा, लेकिन जब वो दिन आएगा तुम प्लीज इंसानियत की तरफ से लड़ना। गोगन ही जिन्वू से बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर लड़ना चाहता था, लेकिन ये इस बॉडी के साथ कभी नहीं हो पाएगा। फिर भी मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मैं बाकी का काम नई जनरेशन के हाथों छोड़ सकता हूँ। गोगन ही बताता है कि हजारों बार दिल धड़कने के बाद मुझे पता था कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, लेकिन फिर भी मेरा दिल धड़कता रहा ताकि मैं तुमसे मिल सकूं, और तुमसे मिलकर मुझे बहुत ज्यादा राहत मिली। जिन्वू ये सब सुनकर बहुत उदास हो जाता है और गोगन ही रोते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। गोगन ही का हाथ अब जिन्वू के हाथ से छूट जाता है, क्योंकि अब गोगन ही मर चुका था। जिन्वू उसके पास बैठा हुआ था। मौसम भी खराब हो चुका था और बारिश होने लगती है। ठंडी हवाओं के साथ बहुत दिनों तक बारिश होती रही। दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज में बहुत सी ब्रेकिंग न्यूज और स्टोरीज छपती गईं। जैसे ब्राजील का जो ग्रेट हंटर जोनस लापता था, उसकी डेड बॉडी नदी के किनारे मिली। वहीं कोरियन हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन के चेस्ट में चाकू मारकर उनकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसके अलावा जिन्वू के कोरिया वापस लौटने की भी खबर छप चुकी थी। पहले क्रिस्टोफर रीड, उसके बाद ग्रेट हंटर जोनस और अब गोगन ही। दुनिया के जाने माने बेस्ट हंटर की लगातार मौत की खबर न्यूज में आने के बाद दुनिया आतंक में डूब गई है। दुनिया भर की मीडिया ने कई दिनों तक उनकी मौत की खबरों को कवर किया। वहीं फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि बहुत सालों से हंटर्स सिविलियंस को प्रोटेक्ट करते रहे, लेकिन अब हंटर्स को कौन प्रोटेक्ट करेगा। गोगन ही के फ्यूनरल में जिन्वू और जिंचुल के साथ बहुत सारे हंटर्स और सिविलियंस आते हैं, जहां जिन्वू जिंचुल से उसका हाल पूछता है। गोगन ही की मौत से जिंचुल पूरी तरह से टूट चुका था। वो बताता है कि माफ करना जिन्वू, मैं हाल ही में थोड़ा भटक चुका हूँ। जिंचुल पूछता है कि जिसने चेयरमैन को मारा, क्या आपकी पावर्स से भी उसे रोकना नामुमकिन था। जिन्वू बताता है कि मेरे पहुंचने के पहले ही वो बहुत डैमेज हो चुके थे। जिंचुल रोते हुए बोलता है कि मैं अभी भी इस पर यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि वो मर चुके हैं। एक दिन पहले ही उन्होंने मुझसे कहा था कि उन्हें हमारी ट्रिप के बारे में सब कुछ सुनना है। उन्होंने मुझे जल्दी लौटने को बोला था, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रहे। जिंचुल जिन्वू को उनके आखिरी पलों में साथ रहने के लिए थैंक्स बोलता है, लेकिन जिन्वू बोलता है कि मैं अपनी कसम खाता हूँ कि मैं उस कमीने को मार दूंगा जिसने चेयरमैन को मारा था, इसीलिए उस टाइम तक तुम मुझे थैंक्स मत कहो। वो जिंचुल से बोलता है कि क्या तुम रिपोर्टर्स को मेरे लिए इकट्ठा कर सकते हो। चेयरमैन की मौत के उदास माहौल के बाद भी रिपोर्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, जहां जिन्वू सबको बताता है कि हाई लेवल के इंटेलिजेंस वाले बीस्ट्स का एक ग्रुप दुनिया के टॉप टायर हंटर्स को अपना टारगेट बना रहा है। वो सभी हंटर्स से पावरफुल हैं और वो अपने प्लान को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक रिपोर्टर पूछता है कि आपने बोला कि एक ग्रुप, तो क्या इसका मतलब चेयरमैन को मारने वाला बीस्ट अकेला नहीं था। जिन्वू सबको बताता है कि ये बीस्ट्स पहले अपने मैजिक का यूज करके अपने टारगेट के आसपास एक बैरियर बनाते हैं और फिर अटैक करते हैं। जिन्वू बोलता है कि वो लोग जो सोच रहे हैं कि वो बीस्ट के टारगेट पर होने का पोटेंशियल रखते हैं, तो प्लीज उनके साथ रहिए जो आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जिन्वू सोचता है कि उसने अपने आप को फ्रॉस्ट मोनार्क बोला था। मोनार्क ऑफ बिगिनिंग और मोनार्क ऑफ शैडो की तरह उसके पास भी मोनार्क का टाइटल था, इसीलिए दुनिया के सबसे पावरफुल हंटर्स भी उसे हरा नहीं पा रहे हैं। इसके बाद जिन्वू बोलता है कि जिनके पास ऐसे लोग नहीं हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर सकें, तो प्लीज आप मुझसे कोरियन हंटर एसोसिएशन के थ्रू कांटेक्ट करें। आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगी, इसीलिए वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।